एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अरूप के वर्मा। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के PYQs और ये जो हमारा स्टेट चल रहा है दैट इज़ द यूपी पीएससी के अंतर्गत 2013 से लेकर 2023 तक के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन द कंसर्न विद द इंडियन पॉलिटी, उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर 200+ MCQs जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। एंड फर्स्ट पार्ट के अंदर लगभग हमने 55 क्वेश्चंस को कवर अप किया था। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़। सो ये पूरा 200 क्वेश्चंस लगभग हम 4 पार्ट्स के अंदर कवर अप करेंगे। सो ये पार्ट सेकेंड है उसी पर्टिकुलर सीरीज़ का। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जो हमारा सेकेंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 57। ओके, Which of the following Constitution Amendment Act made necessary provision for the implementation of GST? So GST से related कौन सा important amendment है यहाँ पर? So that is the 101 amendment. ऑप्शन ए यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और ये कब होता है? ये होता है 2016 के अंदर, 2016 में ये अमेंडमेंट होता है। और इसके तहत जो है एक आर्टिकल जो है वो इंसर्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। सो दैट आर्टिकल इज़ 279A। 279A जो है वो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये आर्टिकल प्रेसिडेंट को पावर देता है। दिस आर्टिकल गिव्स द पावर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो गठित कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल को। जीएसटी काउंसिल को गठित कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिल को जब गठित करेंगे तो जीएसटी काउंसिल के अंदर जो चेयरपर्सन होगा यहाँ पर वो कौन होगा? चेयरमैन की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर चेयरमैन कौन होगा? जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो यहाँ पर कौन होंगे? चेयरपर्सन होंगे। अब जीएसटी जो है वो 3 टाइप की जीएसटी बेसिकली देखने को मिलती है। एक होती है सीजीएसटी जो कि सेंटर की जीएसटी होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको मिलेगा एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, ये आती है आपकी सेंट्रल जीएसटी के अंदर। और आपका दूसरा होता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी। ठीक है, तो इसके अंदर आता है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, या फिर आपका लग्जरी टैक्स या आपका लैंड टैक्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और एक और होता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो इंटर स्टेट ट्रेड पर लगती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो 101 इज़ द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूसेस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 to 18 ईयर्स? सो 21 साल से 18 साल तक की जो एज है वो कब कम करी गई थी? ये कम करी गई थी 61st अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था आपका 1989 में। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट के तहत जो वोटिंग एज है फॉर द पर्सन और अ सिटीजन इन द बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इन दोनों में जो वोटिंग एज है वो रिड्यूस कर दी गई थी इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन में ये कहा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन इंडिया इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। नो, असर्शन यहाँ पर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड है बेसिकली एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर बोथ सेंटर और स्टेट्स दोनों इंक्लूडेड है। बट यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इसके अंदर कौन बन सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन आ सकता है? तो ये आ सकता है चाहे वो व्यक्ति लोकसभा से हो या फिर आपका व्यक्ति राज्यसभा से हो। तो दोनों का जो भी कोई भी मेंबर होगा बेसिकली यहाँ पर एलिजिबिलिटी है कि वो एमपी होना चाहिए। ठीक है, तो वो बन सकता है मिनिस्टर, और मिनिस्टर दैट मीन्स गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर आएगा। सो आर्टिकल 75 आता है यहाँ पर, आर्टिकल 75 जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करता है, और ये कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओनली। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? लोकसभा के लिए, ना कि दोनों के लिए। तो यहाँ पर असर्शन तो हो गया आपका रॉन्ग। ठीक है,
अब यहाँ पर पूछा गया है कि मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ राज्यसभा आर एलिजिबल टू बिकम द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। बिल्कुल, जो हमने बात करी है कि एमपी होना चाहिए भाई, चाहे राज्यसभा से हो या लोकसभा से हो, वो क्या बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। तो रीजन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर रहेगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60। पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटनाइज द, ओके, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है। तो ये जांच करती है आपकी रिपोर्ट ऑफ सीएजी, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम शॉर्ट में सीएजी कहते हैं। इसकी जो रिपोर्ट होती है वो इसकी जांच करती है कौन, पब्लिक अकाउंट कमेटी, दैट इज द पीएसी, हम इसे शॉर्ट में कहते हैं पैक। ठीक है, और पहली बार जो पैक है वो गठित होती है इन 1921 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आया था 1919, उसके बाद ये बेसिकली गठित होती है। ठीक है, उसके अंदर प्रोविजन था कि भाई पैक का गठन होना चाहिए, तो उसके बाद फर्स्ट टाइम ये यहाँ पर गठित होती है। और एट प्रेजेंट की बात हम करें तो पीएसी पैक के अंदर 22 मेंबर्स होते हैं मेंबर्स, और इन 22 मेंबर्स में से 15 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से एंड 7 मेंबर्स होते हैं आपके राज्यसभा से, आरएस, ठीक है, राज्यसभा से। और इसका मुख्य काम है कि ऑडिट करना जो रिपोर्ट सीएजी ने दी है। ठीक, एंड सीएजी को एज अ गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ द कमेटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिंपल सी कहानी यह है कि सीएजी जो है वो अकाउंट्स को टैली करती है, चेक करती है, और वो रिपोर्ट किसको देती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देती है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखते हैं, और पार्लियामेंट एक कमेटी बनाती है जिसे कहते हैं पैक, और वो उस रिपोर्ट की जांच करती है। सिंपल, ठीक। तो यहाँ पर हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 आवर इज अ वर्किंग आवर इन द पार्लियामेंट, इसका मतलब क्या है। 0 आवर का मतलब होता है द टाइम इमीडिएटली फॉलोड बाय द क्वेश्चन आवर्स। ठीक है, और इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे से लेके दोपहर का जो 1 बजे का टाइम है, ये आपका 0 आवर कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा नहीं था, ये इंडिया में मतलब आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ उसके बाद ये चीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी इन 1962 के अंतर्गत। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है। और बेसिकली इसकी बात करूँ तो 0 आवर जो है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड इन रूल ऑफ बुक, रूल ऑफ प्रोसीजर, नॉट बुक, दैट इज रूल ऑफ प्रोसीजर के अंदर ये चीज़ मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, एंड इट इज़ एन इनफॉर्मल डिवाइस। क्या है ये, इनफॉर्मल डिवाइस है। ठीक है, जिसके तहत जो भी मेंबर्स हैं वो अपना मैटर रेज कर सकते हैं बिना किसी प्रायर नोटिस या अप्रूवल के। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दैट इज 62। ओके, in India the first municipal corporation was set up among the following places। फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आपका सेटअप हुआ था इन मद्रास के अंदर। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जब हम बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ अर्बन लोकल बॉडी, ULB, दैट इज अर्बन लोकल बॉडी। ठीक है, और ये इस्टेब्लिश होता है मद्रास के अंदर 1688 के अंदर। ठीक है, 1688 पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मद्रास में सेटअप होती है। 1726 में कलकत्ता और बॉम्बे, इन दोनों जगह में 1726 में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बनती है, गठित होती है। और यहाँ पर एक नाम आता है लॉर्ड मायो का, लॉर्ड मायो। ठीक है, ये वो व्यक्ति है जिसने 1870 में एक रेजोल्यूशन पास किया था। ठीक है, रिगार्डिंग द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, या फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। यहाँ पर फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में इसने एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो कि डेवलप कर रहा था आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। ठीक है, इसके बाद एक गवर्नर आता है बेसिकली यहाँ पर, गवर्नर जनरल, दैट इज कॉल्ड एज अ लॉर्ड रिपन। मायो के बाद आपका नाम आता है रिपन का। रिपन इन 1882, ठीक है, उससे 12 साल बाद, ठीक है, बेसिकली इस रेजोल्यूशन को ऐसा कहा जाता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, LSG। और ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक के रूप में भी इसे जाना जाता है, किसको, लॉर्ड रिपन को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाई अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कौन सा पॉसिबल नहीं है? ओके, देखिए आर्टिकल 3 के तहत आप क्या क्या कर सकते हो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 3 के तहत जो है वो आप स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्रिएट, या आप क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट आप कर सकते हैं आर्टिकल 3 के थ्रू, एज वेल एज अल्टर कर सकते हैं, अल्टरेशन ऑफ रीजन का अल्टरेशन कर सकते हैं। नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट को नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, अल्टर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड नेम कर सकते हैं, बॉर्डर्स को डिफाइन कर सकते हैं, बॉर्डर को भी आप चेंज कर सकते हैं स्टेट्स के, ठीक। बट यहाँ पर क्या नहीं कर सकते ये पूछा है, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं बिल्कुल, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट कर सकते हैं, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट कर सकते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते हैं। ये आता है आपका आर्टिकल नंबर 2 के तहत, ठीक है। दिस हैज़ बीन डन थ्रू द आर्टिकल नंबर 2। ऑप्शन डी यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा सा ऊपर चला गया है, कोई बात नहीं, हम काम चला लेंगे थोड़ा सा। 64 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी वाला पार्ट देख लेंगे। एक्चुअली कुछ क्वेश्चन लंबे हैं तो पीपीटी बनाने के टाइम पर थोड़े बड़े हो गए हैं, बट कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस अधिकारी को हटाने के लिए संसद की भूमिका नहीं है? ओके, संसद की भूमिका नहीं है। तो देखिए संसद जो है का जो रोल है वो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को हटाने के लिए संसद की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अब देखिए आर्टिकल 317 क्या कहता है, ये एसोसिएटेड है किसी से, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूपीएससी और स्टेट पीएससी, ठीक है। तो इनके जो मेंबर्स हैं, इनका रिमूवल और सस्पेंशन का जो चीज़ें हैं वो रिलेटेड है विद द आर्टिकल 317। अब ये चीज़ जो है चेयरमैन को कौन हटाएगा यहाँ पर? ये हटाने का काम कौन से कर सकते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर सकते हैं ये चीज़ें, ठीक है। ही कैन रिमूव यूपीएससी चेयरपर्सन और एनी मेंबर इन एडिशन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, साथ साथ मतलब उसके अगर जो किसी चेयरमैन ने या मेंबर ने मिसबिहेव किया है किसी एक सॉलिड रीज़न की वजह से या कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया है, देन उसे हटाया जा सकता है, ठीक है। बाकी जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीएजी, इन सभी लोगों को हटाने के लिए एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस आपको लगता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस आपने जनरली प्रेसिडेंट के केस में पढ़ा है, तो वही प्रोसेस एक तरीके से यहाँ पर भी लगेगा इन तीनों के केस में, ठीक है। अगर जो इनको इनके पद से हटाना है, तो यहाँ पर नॉट पूछा था, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। ओनली 3 इज द करेक्ट वन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू द पंचायत सिस्टम हैज बीन गिवन? पंचायत सिस्टम किस प्रोविजन में दिया गया है? दिस इज गिवन इन द पार्ट 9। अब पार्ट 9 की बात करते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन यहाँ पर ऐड होता है, और यहाँ पर पंचायती राज को PR लिख देता हूँ शॉर्ट में, पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। संवैधानिक दर्जा मिलता है थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और यह आता है 1992 में। अमेंडमेंट तो इसमें आ गया, बट यहाँ पर जो इनएक्टमेंट होता है या इन्फोर्समेंट होता है, ये होता है 1993 में। कब? 24 अप्रैल को। इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कब से मना रहे हैं? 2010 से मना रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पार्ट 9 तो ऐड हो गया। पार्ट 9 के अंदर जो है आर्टिकल्स की हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं पंचायत के बारे में। तो दिस इज़ आर्टिकल 243 टू 243O। ये आर्टिकल्स आपके यहाँ इसके बारे में बात कर रहे हैं। और एक शेड्यूल ऐड हुआ है आपका, शेड्यूल दैट इज़ शेड्यूल 11 यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है। और इसके तहत जो है वो 29 सब्जेक्ट्स पर पंचायत जो है वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है। तो ऑप्शन ए हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 66। व्हेन वाज द थर्ड फ्लोर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम? थर्ड फ्लोर की जब हम बात कर रहे हैं तो थर्ड फ्लोर जो है आपका वही है 1992। थर्ड देखिए, फर्स्ट फ्लोर
फ्लोर, ये क्या है आपका, दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकेंड फ्लोर है आपका स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड फ्लोर है आपका यहाँ पर पंचायती या फिर आप इसे कह लीजिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी आता है और जो बेसिकली पंचायत है, पंचायती राज, वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3। देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो यहाँ पर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो आर्टिकल 2 के तहत आता है, नॉट फॉर द आर्टिकल 3। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो गया यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, एक सेकेंड। The suspension, direction and control of the conduct of all election to the पंचायत is vested in। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? ये है आर्टिकल सॉरी इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर आपको निहित है, इलेक्शन कराना, सुप्रिटेंडेंट्स और कंट्रोल करना। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 243 के अंदर मेंशन्ड है कि पंचायत के इलेक्शंस जो है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर करवाएगा। ठीक है, और ये चीज़ ऐड हुई थी 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के तहत। ठीक है, एंड स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट, अब देखिए यहाँ पर हम बात करें अगर जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की, इसकी अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करवाता है? ये करते हैं गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। रिमूवल की हम बात करें तो रिमूवल का काम करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक, और जो भी इलेक्शन रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर रूल्स और रेगुलेशंस किस तरीके से, क्या प्रोविजंस और क्या चीज़ें रहेंगी, ये सब करने का काम किसका है? जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर, ये सब काम उसका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। तो देखिए आर्टिकल 263 इंटर स्टेट काउंसिल है, बिल्कुल करेक्ट है, और इट वाज इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश होती है बाय द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पर इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो गठित की जाती है, और यहाँ पर रिकमेंडेशन जो रहती है वो रहती है सरकार या कमीशन की। ठीक है, कमीशन। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 260 है, सॉरी 280 है, ये भी करेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है 323 ए के तहत आता है, ये भी करेक्ट है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 नहीं, सिर्फ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आता है बेसिकली पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड द स्टेट, ये होता है 315 का आर्टिकल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है। ठीक है, चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, आर्टिकल 268 की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, चले पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या इसे हम CVC कहते हैं, इसका गठन हुआ था, मेन ऑब्जेक्टिव या बेसिकली इसका पर्पस जो है, पर्पस वो क्या है? प्रिवेंट करना है किसको? प्रिवेंट करना है करप्शन को प्रिवेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो है एज अ एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के तौर पर इसको किया गया था 1964 के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जब हम रिकमेंडेशन की बात करते हैं कि इसका रिकमेंडेशन किसने दिया था, वो था संथानम कमेटी ने, इसका रिकमेंडेशन कमेटी ने दिया था। ठीक है, CVC जो है ना ही ये पूछा जा सकता है कभी, CVC इज़ नॉट नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, ये कब था? जब ये बना था ओरिजिनली। ठीक है, जब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था, उसके बाद ठीक है इन 2003 में क्या होता है कि इसको कानूनी दर्जा दे दिया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो नाउ एट प्रेजेंट की हम बात करें तो एट प्रेजेंट जो है CVC इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये आपकी।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर 3 मेंबर बॉडी है बेसिकली, 1 चेयरपर्सन होंगे यहाँ पर, चेयरपर्सन, और 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे यहाँ पर, ठीक है। 3 पर्सन बॉडी है, ये 3 मेंबर बॉडी है बेसिकली। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71, विच रीजन ऑफ द कंट्री conferred special status under Article 371J। ओके, तो 370J, तो आपने एक आर्टिकल का नाम सुना होगा 370, आर्टिकल 370, इस पर एक मूवी भी आई है और ये 2019 में इसे हटा दिया गया था। स्पेशल प्रोविजन फॉर द JNK था ये, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड है, उसी का ही हिस्सा है बेसिकली 371। तो यहाँ पर हम कुछ आर्टिकल्स को 371, 371A, B, C, D, E, F, G एंड H, I और J, इन सभी को देख लेते हैं कौन सा। ये आगे 371A, 371 है सब में, ठीक है। तो 370 जो है, दिस इज रिलेटेड विद द गुजरात एंड महाराष्ट्र स्पेशल प्रोविजन। ए जो है आपका, दिस इज रिलेटेड विद द नागालैंड। बी इज रिलेटेड विद द असम। सी इज मणिपुर, मणिपुर। D and E both are related with the Andhra Pradesh and the Telangana, ठीक है। एंड F, E के बाद आपका F आता है, दैट इज रिलेटेड विद द सिक्किम। G है आपका दैट इज फॉर मिजोरम। H है आपका दैट इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। I है आपका दैट इज फॉर द गोवा। एंड J है आपका हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन, ठीक है। तो इस रीजन को कल्याण कर्नाटका रीजन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया था J के लिए, तो J के लिए हैदराबाद और कर्नाटका रीजन है, दैट इज ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 71 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच पूछा गया है, ओके। तो देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो पार्ट 4A है, ये तो करेक्ट है आपका। आर्टिकल क्या है, 51A है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है और साथ साथ इसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत इसे ऐड किया गया था। रिकमेंडेशन दी थी स्वर्ण सिंह कमेटी ने, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन थी। पार्ट 6 जो है ये स्टेट के बारे में बात करता है। यहाँ पर आर्टिकल आएंगे 152 से लेके 237 आर्टिकल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये आता है पार्ट 4, दिस कम्स अंडर द पार्ट 5, ठीक है। और आर्टिकल यहाँ पर आपका 76 रहेगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट कम्स अंडर द पार्ट 14 एंड पार्ट 14 के लिए आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक आर्टिकल्स जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये बात कर लेते हैं पार्ट 13 की। पार्ट 13 क्या है, दिस इज रिलेटेड विद द ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको मिल गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। सो विच इज़ द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है। सो दिस इज़ द कॉल्ड एज अ एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी है और इसके अंदर इसे पहली बार ये भी आपका 1921 के अंदर इस्टेब्लिश की गई थी। तो पहली बार पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद 1950 में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जॉन मैथाई एक व्यक्ति थे जो कि उस टाइम पर कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने रिकमेंड किया था मतलब कि एस्टिमेट कमेटी बननी चाहिए। तो ओरिजिनली जब 1921 में था ये, ठीक है, तो 25 मेंबर हुआ करते थे आई थिंक, ठीक है। बट बाद में इसे 1957 के या 56 के अराउंड में
56 में 30 मेंबरशिप दे दी गई थी, 30 लोग हो गए थे। और ये 30 के 30 लोग जो है वो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं। राज्यसभा का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। तो एस्टिमेट कमेटी के अंदर 30 लोग से सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, दिस इज आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप है यहाँ पर, सिटीजनशिप, ठीक है, फॉर द स्टेट एंड द यूनियन बोथ कंबाइंड। ठीक है, एक अमेंडमेंट हुआ था 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ CAA। काफ़ी विरोध भी हुआ था, न्यूज़ में भी काफ़ी चर्चा में रहा था ये। ठीक है, और ये तो बेसिकली अमेंड होता है इस डेट में। और इफेक्टिव की बात करें तो ये होता है 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, और इस अमेंडमेंट के तहत जो कि माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश, पेब। ठीक है, तो इन देशों से जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक रिलैक्सेशन टाइम था कि 31 दिसंबर, ठीक है, 2014 तक जो भी लोग भारत में आ चुके हैं उनको सिटीजनशिप में जो एक 11 साल को रहना होता है और बाकी जो प्रोविज़न थे उनमें रियायत दी गई थी। और माइनॉरिटी पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, शायद अब पूछी भी जाए ना जाए, बट कई बार पूछी गई थी जब ये करंट में था। तो ये माइनॉरिटीज़ थी आपकी हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसी। ठीक है, तो ये कम्युनिटीज़ जो थी बेसिकली इस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती हैं, जो कि इन देशों के अंदर माइनॉरिटीज़ में है। ठीक है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 असेशन रीजन क्वेश्चन है। ओके, द नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एम्बेडेड द एलिमेंट ऑफ कंटिन्यूटी एंड द चेंजेस। ओके, तो देखिए असर्शन तो आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, कैसे करेक्ट है अब इसको देखते हैं। ये करेक्ट इस वजह से है कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत सारे चेंजेस इसने देखे हैं टाइम के अनुसार। जैसे कि हम बात करें कि कॉलोनियल रूल चल रहा था भारत के अंदर। ठीक है, कॉलोनियल रूल टू इंडिपेंडेंस का समय हमने देखा है, इंडिपेंडेंस का समय देखा है, और इंडिपेंडेंस से लेकर एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ तक का समय हमने देखा है। तो मतलब चेंजेस बहुत सारे देखे हैं भारत के, लगातार देखते रहे और अभी भी चेंजेस होते रहे हो भी रहे हैं। ठीक है, तो नेचर है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कि कंटिन्यूटी रहे और चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। Indian political system contains elements of the following political systems such as the modern style, traditional and saint style। अब देखिए यहाँ पर सेंट का मतलब साधु वगैरह नहीं है। सेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपनी करनी है तो उसके लिए क्या करना है कि भाई नॉन वायलेंस एंड पेशेंस के साथ वो चीज़ करनी है। ठीक है, अहिंसा का मार्ग अपनाना है। ट्रेडिशनल स्टाइल यहाँ पर क्या है, तो ट्रेडिशनल स्टाइल जो है कि जैसे कि फोकस करता है फैमिली वैल्यूज़ पर या कम्युनिटी बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर यह बेस्ड है। मॉडर्न स्टाइल क्या है, ये मॉडर्न स्टाइल में ये है कि एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये रीज़न भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी ओके है। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट कैन बी द मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। ओके, देखिए आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ पता है 15% होती है। ठीक है, 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली और द हाउस जो भी है यहाँ पर। मिनिमम क्या होगा, मिनिमम होगा 12। ठीक है, 12 मेंबर्स, मिनिमम 12, नॉट लेस देन, क्या लिख दीजिए, नॉट लेस देन 12, 12 से कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए कई सारी जो असेंबलीज़ हैं वहाँ पर 60 से नीचे हैं। जैसे गोवा है, गोवा के अंदर कितने MLAs हैं, दैट इज़ 40 हैं। तो 40 में से कम 12 MLAs जो है वो मिनिस्टर बनने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मैक्सिमम पता है, साथ में मिनिमम भी आपको पता हो गया है।
चलिए 77 की बात करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर फ्रॉम द विच केस। तो ये था आपका केशवानंद भारती केस 1973। दिस इज़ द लैंडमार्क केस। और इस केस ने ओवर रूल्ड किया था किसको? गोलकनाथ केस को। ठीक है, गोलकनाथ केस को ओवर रूल्ड किया था केशवानंद भारती केस के जजमेंट ने। और यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इंक्लूड किया जाता है। और यहाँ पर ये कहा गया कि आर्टिकल 368 जो है इसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसे आप अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर अगर जो हम बात करें कि एलिमेंट्स के बारे में, तो जैसे बेसिक फीचर के, या हम बात कर लें कि एलिमेंट्स ऑफ बेसिक फीचर, एलिमेंट्स ऑफ अ बेसिक फीचर या बेसिक स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की हम बात करें अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है आएगा आपका, एंड सोवर्निटी, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटी रहेगी, सेकुलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव के बीच में आपको देखने को मिलता है, फेडरल कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिटरी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द या इंटीग्रिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, वेलफेयर स्टेट आपको देखने को मिलेगा, जुडिशियल रिव्यू आपको देखने को मिलता है, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दीज आर ऑल आर द बेसिक फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर जो हम बात करें तो आर्टिकल 39A इज रिलेटेड विद द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये तो करेक्ट है आपका। 40 इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। यूसीसी इज रिलेटेड विद द 44। यूसीसी से रिलेटेड एक चीज़ आती है कि देश के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, कौन सा देश या सॉरी कौन सा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है, दैट इज उत्तराखंड। प्री इंडिपेंडेंस अगर जो पूछा जाए तो दैट इज गोवा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। 48 नंबर आर्टिकल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव नहीं, 48 इज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो इनकरेक्ट आपसे पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 79 है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल के बारे में अगर जो हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आर्टिकल 76 के बारे में बात करेंगे, और ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऑफिस के बारे में बात करता है। एंड ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है इन द कंट्री। ठीक है, और अपॉइंट कौन कर रहे हैं इसको? अपॉइंट कर रहे हैं प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट कर रहे हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, और वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है या टेन्योर है, बेसिकली टेन्योर इज़ नॉट फिक्स्ड। टेन्योर जो है वो फिक्स नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो बेसिकली प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे इसके रिन्यूमरेशंस वाली चीज़ों को, जो भी इसको अलाउंसेस या जो भी चीज़ें मिलेंगी वो पार्लियामेंट डिटरमाइन नहीं करता, वो डिटरमाइन करने का काम किसका है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, और प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पर डेफिनेटली डिपेंड करता है, वो कभी भी इसे हटा सकते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो पहला तो करेक्ट है, अटॉर्नी जनरल shall receive numeration as per the parliament may determine, no, president may determine। ठीक है, तो ओनली वन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा गया है, ओके, असर्शन रीजन है इंडिया इज कॉल्ड एज अ क्वासी फेडरल। इंडिया जो है वो क्वासी फेडरल है। ठीक है, तो पहली बात तो ये तो करेक्ट है, क्वासी फेडरल है। अब ये जो क्वासी फेडरल जो टर्म है, ये एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिनका नाम था KC विहारे। ठीक है, विहारे। तो ये भाई साहब ने कहा था कि इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है। ठीक है,
और इंडियन फेडरलिज्म जो है, इंडिया हैज़ अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी विद द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट तो दोनों है, बट यहाँ पर उसका लिंक नहीं बन रहा है एक्सप्लेनेशन में, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है। ट्रू नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बेसिकली डिस्क्राइब होता है फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। नेचर तो फेडरल है, अलग अलग है, भिन्न है, वो तो ना भिन्नता में अनेकता में एकता, वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन बी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 81, जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, लोकसभा एंड राज्यसभा कैन टेक प्लेस टू रिजॉल्व द डेडलॉक ओवर द, एक तो ऑर्डिनरी बिल होता है ऑर्डिनरी बिल पे, और दूसरा एक केस होता है फाइनेंस बिल पे। फाइनेंस बिल, देखिए फाइनेंस बिल और मनी बिल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इन दोनों केसेस के लिए लगता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आर्टिकल की बात करें तो 108 नंबर आर्टिकल यहाँ पर आपको लगेगा। जॉइंट सिटिंग की जो मेजबानी है या चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? स्पीकर होगा। स्पीकर की हम बात कर रहे हैं, दैट मीन स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात कर रहे हैं, वो होगा यहाँ पर। ठीक है। और इट इज़ एन एक्स्ट्रा मशीनरी। जब कभी डेडलॉक की कंडीशन आती है किसी पॉइंट को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो जॉइंट सिटिंग, और इसको बुलाने का काम कौन करेगा? हु कॉल दिस जॉइंट सिटिंग? जॉइंट सिटिंग को कॉल करने के लिए कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं जॉइंट सिटिंग की कॉल। ठीक है। ऑप्शन दैट इज 81 का, सॉरी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। सो 81 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 82, ओके, ये थोड़ा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, नीचे से देख लेंगे। सो निम्नलिखित में से किस कानून से लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयोग किए जाने वाला असाधारण शक्तियों को कानूनी आधार प्राप्त हुआ है? ओके, तो यहाँ पर दो एक्ट आएंगे, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, दूसरा है पेंडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगर जो हम बात करें यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की, तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट एट अ यूनियन लेवल, स्टेट लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। और उसके तहत NDMA बनती है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये बनती हैं। यहाँ पर जो चेयरपर्सन होंगे वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर होंगे, यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो यहाँ पर चेयरपर्सन रहता है। ठीक है। पेंडेमिक डिजीज़ एक्ट 1879 की बात करें तो ब्रिटिश टाइम पर एक बीमारी फैली थी बिकॉज ऑफ द व्हाट इज़ कॉल्ड दैट, एक महामारी फैली थी, दैट इज़ कॉल्ड द प्लेग, और उस प्लेग का नाम था बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग फैलता है। ठीक है। तो उसके टाइम पर ये बेसिकली एक्ट यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाता है, और उसी का सहारा लेकर कोविड टाइम पर काफ़ी सारे जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? ओके, नेशनल फ्लैग अडॉप्ट कब हमने किया ये बताना है। 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब कुछ डेट्स हैं, उन्हें हम फटाफट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले शुरुआत होती है 13 दिसंबर की, 13 दिसंबर 1946 को। इस डेट में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? एक मूव करते हैं एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो मूव करते हैं। ठीक है। कहाँ पर? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। इसके बाद क्या होता है? 22 जनवरी की डेट आती है 1947 में। ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन था ये क्या हो जाता है? वॉज अडॉप्ट कर लिया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। देन 3 जून आता है, 3 जून 1947। दिस इज कॉल्ड एज अ माउंट बैटन प्लान। ठीक है, दिस इज माउंट बैटन प्लान। इसके बाद चीज़ें होती हैं 22 जुलाई की 1947 में। यहाँ पर हम नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करते हैं। आफ्टर दैट क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर
डेट ऑफ एडॉप्शन होती है, डेट ऑफ एडॉप्शन होती है किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ठीक है, भारत का जो संविधान बन के तैयार हुआ है उसकी एडॉप्शन देखने को मिलती है। आफ्टर दैट इसी डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डे या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद होता है 24 जनवरी 1950। इस डेट में फाइनल सेशन कह लीजिए आप, सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखने को मिलता है, और साथ में अडॉप्ट करते हैं हम क्या, अडॉप्ट करते हैं नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम, ठीक है, एंड इलेक्ट करते हैं किसको, इलेक्शन होते हैं या इलेक्ट किया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और लास्ट में एक डेट आती है 26 नवंबर, सॉरी नॉट नवंबर, दैट इज जनवरी 1950। इस डेट में क्या होता है, यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान लागू हो जाता है इस पर्टिकुलर डेट में, और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, इन सभी डेट्स को आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 84, द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन ऑफिस which monitor the progress of long term policies in an attached office under the नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग के अंतर्गत आता है ये चीज़ें, ठीक है। और नीति आयोग बनता है आपका कब, 2015 में 1 जनवरी को। नीति आयोग की फुल फॉर्म अगर जो पूछी जाए कभी, तो ऐसे तो आप पूछी नहीं जाती, बट कभी पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 85। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ पर है, ये आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। दोनों जगह देखने को मिलेगी, डीपीएसपी के अंदर भी और फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी। तो डीपीएसपी की बात करें तो यहाँ पर आर्टिकल 48A है, ठीक है, जो की बात करता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और डीपीएसपी का पार्ट है, और ये ऐड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। ओनली द फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ पर आपका 51A जो है उसका जी पार्ट है जो उसके अंदर मैंशनड है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ये मैंशनड है यहाँ पर, और ये भी एड ऑन होता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, जो कि प्रोटेक्ट इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट और इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 85 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 86, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 86। With reference to the panchayat, which of the following statement is correct? So 50% seats shall be reserved for the women's of SC and ST कैटेगरी, ये तो गलत है आपका। देखिए वुमेंस के लिए जो रिजर्वेशन है वो कितना है, 1/3 है, 1/3 दैट मीन्स 33% है। इस 33% के अंदर जो वुमेंस हैं वो आइदर फ्रॉम जनरल कैटेगरी और SC ST OBC कहीं की भी हो, मतलब वुमेंस का कोटा कुल मिला के 33% है, उनमें से ही वहाँ पर बढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है। ग्राम सभा इज बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पर्सन्स लिविंग इन अ विलेज, नहीं, ऑल द पर्सन्स लिविंग इन अ विलेज नहीं होगा। ग्राम सभा बनती है उन सभी लोगों को मिलाकर जो लोग वोट देते हैं या जिनका नाम वोटिंग लिस्ट में होता है, वोटिंग लिस्ट के अंदर होता है वोटिंग लिस्ट के अंदर जिनका नाम होता है वो सभी लोग ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, ना कि वो सभी लोग। दैट मीन्स यहाँ पर वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे जो बिलो 18 ईयर्स हैं, 18 ईयर्स के नीचे वाले जो जितने भी बच्चे हैं, जो भी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक्सक्लूड हो जाएंगे। देयर विल बी अ पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, बिल्कुल पंचायत जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पर, क्या पूछा था भाई, करेक्ट है ना, हाँ ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पर है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पंचायत समिति जो है वो इंटरमीडिएट लेवल पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा। तो देखिए यहाँ पर अगले क्वेश्चन में पूछा है हु सेड इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, ये कहा है केसी वारे ने। ये हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही में हो गया, कोई बात नहीं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। इसके साथ साथ फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, ये तो हमने बात कर ही ली थी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ लोगों के स्टेटमेंट्स हैं, वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको। एक है जी ऑस्टिन, ठीक है, गैवलिन ऑस्टिन। इन्होंने कहा था कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है यहाँ पर, ठीक है, फेडरलिज्म है। और आइवर जेनिंग भाई साहब जो थे, इन्होंने कहा कि फेडरेशन जो है, ये फेडरेशन जो है विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी के साथ है आपका ये, ठीक है। एंड यहाँ पर एक और व्यक्ति थे मोरिस जोन्स। तो इन्होंने क्या कहा था कि बारगेनियन फेडरलिज्म है ये आपका, फेडरलिज्म देखने को ये है मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं डिफरेंट लोगों के द्वारा कही गई, तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88। तो भाई 88 में थोड़ा ऊपर कट गया है। चलिए, महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, कब ये किया था? 26 अक्टूबर 1947 को, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इन्फोर्स्ड, ये होता है इन्फोर्स्ड हुआ है ना जनवरी 1950 को, ठीक है। एक्सेशन ऑफ इंडिया रेक्टिफाइड बाय द सोवरन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये चीज़ बनती है 15 फरवरी को इन 1954 में। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इनटू फोर्स, ये कब आता है? ये आता है आपका दिस कम्स इन द 26 जनवरी 1957, 26 ऑफ जनवरी 1957 में, ठीक है। तो इसको जब आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो 1 2 3 4 रहेगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। सो 89 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, आपसे पूछा है सुप्रीम कोर्ट हैज़ एन एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉज। तो देखिए यहाँ पर सेंट्रल लॉज के लिए केवल नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 131A ये क्या कहता है? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिडिक्शन टू डिसाइड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ दस डिप्राइव्ड द हाई कोर्ट ऑफ देयर जुरिडिक्शन इन द रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, ये चीज़ कही जाती है, ना कि सेंट्रल लॉज को लेकर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो करेक्ट है। असर्शन ठीक रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है आपका। तो फंडामेंटल गारंटर है आपका ये राइट्स का, तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 90, which of the following article was inserted through the 42nd constitutional amendment act to provide the participation of workers in the management? Okay, तो देखिए अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर पहले तो आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर यहाँ पर आपका क्या रहेगा? दैट इज द ऑप्शन नंबर डी 43D। तो यहाँ पर डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर 4 आर्टिकल्स को एडिशन किया गया था। एक तो 39 था, आर्टिकल 39 क्या कहता है? सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक। इसके साथ साथ आर्टिकल 39A ऐड होता है यहाँ पर, ठीक है। 39A जो है प्रमोट करता है बेसिकली किसको? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को, ठीक है। आफ्टर दैट 43A है यहाँ पर, जो कि आपकी बात करता है रिलेटेड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट, ठीक है। नाउ तो 48A ये आपका रिलेटेड है विद द प्रोटेक्शन एंड इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से। तो ये 4 चीज़ें जो है वो ऐड करी गई हैं थ्रू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लीगल नेचर कैसा है? तो लीगल नेचर है यहाँ पर इट इज़ नॉट एन्फोर्सेबल, ठीक है। और नॉट एन्फोर्सेबल है और फोर्स नहीं किया जा सकता बाय कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा,
पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और प्रेम्बल आज तक एक ही बार अमेंड हुआ है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत। और यहाँ पर 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये 3 वर्ड्स जो है वो ऐड ऑन किए गए थे, एक ही बार अभी तक अमेंड हुआ है, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। सो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द हेडिंग ऑफ आर्टिकल 162। 162 का डेफिनेशन पूछा गया है, सिंपल सा। तो दिस इज रिलेटेड विद द एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ स्टेट। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 93। इन विच ईयर वॉज accounting separated from audit and controller auditor general task only remained confined to auditing the government account। ये किस साल में किया गया था ऐसा, या किस साल लेखांकन को लेखा परीक्षा से अलग कर दिया गया था और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का कार्य केवल सरकारी लेखाओं का लेखा परीक्षण तक ही सीमित रह गया था। तो ये चीज़ होती है इन 1976 में। CAG की जब हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द CAG, तो यहाँ पर आर्टिकल रहेगा 148 नंबर आर्टिकल, ठीक है, ठीक। एंड CAG जो है बेसिकली गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल करता है कंप्लीट फाइनेंशियल सिस्टम को ऑफ द कंट्री, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम बेसिकली हम बात करें यहाँ पर तो सेंटर और स्टेट के बारे में, ठीक है। आर्टिकल 148 के बाद 149 एक आर्टिकल है जो कि आपका ऑथराइज करता है या बताता है कि जो पावर्स और ड्यूटीज़ हैं, पावर्स एंड ड्यूटीज़ किसकी, ऑफ द CAG की पावर्स और ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है, यूनियन और स्टेट्स को लेकर या अदर डिपार्टमेंट्स को लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो गया क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 94 पे आते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द टर्म माइनॉरिटी। बिल्कुल ये करेक्ट है आपका। तो माइनॉरिटी को कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है आर्टिकल 30 के अंतर्गत, और माइनॉरिटी जो है बेसिकली लैंग्वेज की बेसिस पे और किसके बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। रिलीजियस और लैंग्वेज बेसिस पे माइनॉरिटीज आपको डिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं, बट यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है एक दूसरे को प्रॉपर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए एंड आर द ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 95। सो क्वेश्चन नंबर 95 जो है विद रेफरेंस टू द federal system in India, which of the following statement are correct? So state have no right to seize from the union under the constitution of India। बिल्कुल ये तो आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट है कि भाई स्टेट को कोई अधिकार नहीं है कि वो यूनियन से अलग हो जाए। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आपने कई बार सुना होगा कि जैसे पंजाब के लिए खालिस्तान की मांग होती है कि अलग स्टेट चाहिए, अलग देश चाहिए उन्हें, तो ऐसा नहीं है संविधान में, ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि भाई वो राज्य अपना अलग देश बना के बैठ जाए। तो ऐसे तो भाई देश के अंदर पता नहीं कितने राज्य बन जाएंगे, देश बन जाएंगे, देश के अंदर बहुत सारे देश है ना। तो दिस इज करेक्ट। जस्ट एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन बेसिकली यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी को मेंटेन करने के लिए एडवोकेसी ऑफ सक्सेशन इज नॉट कवर्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो नॉट कवर्ड है यहाँ पर, तो ऑप्शन ए होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। और यहाँ पर हम बात करें तो इसमें जो है एक आर्टिकल आता है आपका आर्टिकल 1, इसमें क्या लिखा हुआ है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट मेंशन्ड है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, सो देखिए पब्लिक हेल्थ जो है वो स्टेट का विषय है, बिल्कुल करेक्ट है। सेंसस यूनियन का विषय है। अलोकेशन ऑफ सीट्स, एक मिनट, अरे एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, दिस कम्स इन द, ये गलत है आपका। पहले तो ये आपका किस में आता है, दिस इज कम्स अंडर द 4th शेड्यूल में आता है, शेड्यूल, ठीक है।
एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में, ठीक है, और 10th शेड्यूल के साथ साथ 10th शेड्यूल में ही आता है। और इसके लिए जो अमेंडमेंट था दैट इज़ 52nd अमेंडमेंट था ये 1985 का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, ठीक। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 97 पे। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल की जब हम बात कर रहे हैं तो इट इज़ टॉकिंग अबाउट द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज सिस्टम। यहाँ पर 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ये उन्हीं के बारे में बात कर रहा है, 29 आइटम्स हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि शेड्यूल 11 इससे रिलेटेड एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 243G, इट इज़ एसोसिएटेड विद द शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 99, विद रेफरेंस टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ओके, इज करेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ओके। तो जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बात कर रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो कंसिस्ट करता है इमीडिएट स्टाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कोई ऑफिस की मेंशन नहीं है, ठीक है, बट स्टिल है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन नहीं है। पहले इसको पीएमओ की जगह कहा जाता था पीएमएस, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट के नाम से इसे जाना जाता था। और 1977 में इसको पीएमओ का नाम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला तो करेक्ट है, इट इज़ हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी, नहीं, इट इज़ हेडेड बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के द्वारा इसे हेड किया जाता है, ठीक है। और प्रमोद कुमार मिश्रा मेरे ख्याल से यहाँ पर एट प्रेजेंट हेड ऑफ द सेक्रेटरी हैं, सॉरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस टाइम पर पीएमओ के। तो केवल पहला करेक्ट है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा आपको क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99, द प्रोविजन ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए, छठे शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो छठा शेड्यूल जो है वो एप्लीकेबल है फॉर द असम एंड व्हाट इज कॉल्ड असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड द मिजोरम, ठीक है। तो इन 4 स्टेट्स के लिए आपका जो 6th शेड्यूल है वो एप्लीकेबल है, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, त्रिपुरा, ठीक है, 6th शेड्यूल। और 5th शेड्यूल के अंदर बाकी जो अदर स्टेट्स हैं वो आते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो ये देखो स्पेशल स्टेटस की बात कर रहे हैं हम, है ना, 6th शेड्यूल में यहाँ पर है। तो सिक्किम के लिए स्पेशल स्टेटस की बात करता है आपका जो व्हाट वी कॉल दैट 371F, ठीक है, और नागालैंड के लिए 371A। तो दीज आर द आर्टिकल्स रिलेटेड विद द स्पेशल प्रोविजन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो देखिए, नॉट करेक्टली मैच्ड ये बात करें तो फर्स्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया था इनको डिटेल में थोड़ा सा। तो देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन है। तो हीबस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, ये करेक्ट है। मैंडामस वी कमांड, प्रोहिबिशन टू बी सर्टिफाइड नहीं होता, दिए इसका होता है सर्टियोरी का, सर्टियोरी ये होता है आपका टू बी सर्टिफाइड। प्रोहिबिशन का मतलब यहाँ पर आपका रहेगा जो लिटरल मीनिंग है टू फॉरबिड, टू फॉरबिड, फॉरबिड, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिलेगा, क्वा वारंटो, दैट इज बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर व्हाट वी कॉल्ड सी इज द करेक्ट आंसर। जब ये सारी क्या है, रिट्स है। अब बेसिक चीज़ें हम रिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। रिट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, हाई कोर्ट जारी करेगा आर्टिकल 226 के तहत। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी लेकर, या लीगल राइट्स, बेसिकली लीगल राइट्स को भी लेकर जारी कर सकता है। बट यहाँ पर मोर पावर जो है वो रिट्स के लिए, रिट्स के रिलेटेड वो किसके पास है, हाई कोर्ट के पास देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल इज डिफाइंड एज अ आर्टिकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मनी बिल किस आर्टिकल के तहत आता है, सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज कम्स अंडर द आर्टिकल 110 नंबर इज कॉल्ड एज अ मनी बिल। और मनी बिल जो है ये फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन है जो कि डील करता है अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन नंबर 110 का।
आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 111 12 नंबर, सॉरी 102 नंबर क्वेश्चन, 11 12 का बोल रहा हूँ, 102 नंबर क्वेश्चन। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी चीज़ें हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 103 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लाइव्ड बाय द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत किस टाइप के टैक्सेस लगाती है, तो यहाँ पर टैक्सेस ऑन द लोकल फेयर जो है वो ग्राम पंचायत लगा सकती है। और ये जो पंचायतों का अधिकार है टैक्स लगाने का, ये मेंशन्ड है इन द आर्टिकल नंबर 243H के अंदर। इट इज़ रिलेटेड विद द टैक्सेस, ड्यूटीज़ या टोल्स, फी, ये सब चीज़ें जो ग्राम पंचायत लगाती है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर मेंशन्ड है, इस आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी is that in that order have been mentioned in the preamble of the constitution. Okay, so दो preamble की जब हम बात करते हैं तो हम जस्टिस की बात कर लेते हैं पहले। जस्टिस कितने टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, 3 टाइप का हो गया। लिबर्टी की हम बात करें तो लिबर्टी जो है वो थॉट्स की है, एक्सप्रेशंस की है, बिलीफ की है, फेथ की है एंड वर्शिप की है, दैट इज़ 5 टाइप्स की है। एंड इक्वलिटी की हम बात करें तो स्टेटस की एंड अपॉर्चुनिटी की है, दैट इज़ 2 टाइप्स। एंड फ्रेटर्निटी जो है वो आपकी हमारी किसकी है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो 3 5 2 1 3 5 2 1 3 5 2 1 3 5 2 1, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, और उसके तहत जो है आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड है वो क्या किया गया है, ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 105, हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। तो वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को ये फॉर्म होता है। प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं यहाँ पर। और वाइस चेयरमैन कौन था, वहाँ पर था राजीव पनगरिया। राजीव पनगरिया जो है ठीक है, फर्स्ट वाइस चेयरमैन रहे हैं यहाँ पर। और फर्स्ट सीईओ की बात करें अगर जो हम, तो फर्स्ट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सो ये था सिद्धूश्री खुल्लर। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और एट प्रेजेंट हम बात करें तो यहाँ पर जो सीईओ हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, एट प्रेजेंट जो है सुब्रमण्यम ये है नीति आयोग के सीईओ। और सुमन बेरी वो कौन है, वाइस चेयरमैन है यहाँ पर नीति आयोग की। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 106 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, दैट इज आंध्र प्रदेश इन 1953 के अंदर। ठीक है, और 1953 में बना था ये, और जो मद्रास स्टेट था बेसिकली, जो तमिलनाडु स्टेट है, उससे अलग हुआ था तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स को लेकर। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत इसे मान्यता मिली थी। चलिए आगे देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके चलिए इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर इतने ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, दिस इज द पार्ट पॉलिटी का जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, यूपी PSC PYQ उसको। ठीक है, एंड दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। आई होप सो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।